This is your main textbook, Flamingo. Today we will be translating and discussing about the first chapter, which has been titled The Last Lesson. It has been written by Alphonse Daudet. Dear students, Flamingo 12th क्लास की टेक्स्ट बुक का पहला अध्याय ही उसे टाइटल दिया है द लास्ट लेसन और इसे अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है. मेन थीम ऑफ द लेसन, impact of war on common people. France was defeated by Prussia, led by Bismarck. It was in 1870-71. And second theme of the topic is importance of mother tongue, the language. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. Dear students, 1870-71 की बात है. फ्रैंको पर्शिया युद्ध हुआ था. उन दिनों जो प्रोशिया है ये इनफैक्ट आज जो जर्मन, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के हिस्से हैं, कंट्रीज़ हैं, इन तीन का कंबाइंड नेशन होता था और उसने फ्रांस के ऊपर अटैक किया था. और फ्रांस पर भी पर्टिकुलरली दो एल्सेस और लॉरेल, दो डिस्ट्रिक्ट ये जो आप वॉच कर रहे हैं रेड सिग्नल के पास, इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पर ही अटैक किया था. इसका रीज़न ये था कि एक बाउंड्री लाइन पे ही दोनों डिस्ट्रिक्ट थे और इनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी. तो दैट्स वाई इट वॉज बीइंग अटैक्ड बाय पर्शिया इन 1870-71. लेट्स नो अबाउट अल्फ्रेड डॉडेट. 1840 से 1970 तक ही रहे. ही वॉज ए फ्रैंक नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. He was also a poet. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War 1870-71, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of German, Poland and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect it got on the country. अल्फोंस डॉडेट के बारे में पढ़ा. ये फ्रांस के लघु कहानीकार, उपन्यासकार और कवि थे और 1870-71 के बीच में जब फ्रैंको प्रुशियन वार हुआ था उस वक्त की कहानी इन्होंने डिपिक्ट की है. नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. इन ग्रेट ड्रीड ऑफ, टू बी, इन टेरर ऑफ, इन illusion, in complete agreement, harmonizing exactly, at the same time, at once, county tone, to rely on or depend upon, a great bustle, noise, tumult at the edge, turn corners. Dear students, you also need to understand that content has a very integrated relation with the context. तो कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट का बहुत अच्छा तालमेल रहता है साहित्य में. जब भी हम किसी लिटरेचर की बात करते हैं तो वी पुट और वी रिलेट कंटेंट विद द कॉन्टेक्स्ट. यहाँ पे भी जो ये वर्ड मीनिंग यूज हुए हैं इनको इस कॉन्टेक्स्ट में इसके क्या मीनिंग थे दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ओवर हियर. फॉर एग्जांपल, इन ग्रेट रीड ऑफ मीन्स डर में होना, भय में होना. इन यूनिजन, जहाँ सहमति हो पाना. हार्मोनाइजिंग एग्जैक्टली, किसी एक एग्रीमेंट पे तुरंत. काउंटी डाउन, किसी के ऊपर विश्वास कर लेना. ग्रेट बसल, शोर होना. और थम्बल्ड एट द एजेस मीन्स कॉर्नर को टर्न करना. नाउ बिगिंस द चैप्टर. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I didn't know the first word about the. For a moment, I thought of running away and spending the day out of the doors. Here is the participle. Dear students, ये कहानी फर्स्ट पर्सन नरेशन में लिखी है. जो नरेटर है अपने आप को ही, उसी ने, जो राइटर है वही अपने आप को नरेटर बना है और कहता है कि मैं उस दिन विद्यालय के लिए सुबह काफ़ी देर से शुरू हुआ था और मेरे मन में एक डर था, वह था क्योंकि हमारे टीचर मॉन्स्टर हैमल ने हमसे उस दिन पार्टिसिपल्स जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं उसके ऊपर हमसे प्रश्न पूछने थे और मैं उनके बारे में एक भी शब्द नहीं जानता था. एक क्षण के लिए तो मुझे लगा कि मैं आज विद्यालय न जाऊं और स्कूल से बाहर ही भाग जाऊं. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द वर्ड्स वर चॉपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सोमेल द प्रुशियन सोल्जर्स
were drilling. It was all much more tempting than the rule for participal, but I had the strength to resist and hurried off to school. कहता गर्मी भी ठीक थी, मौसम भी गर्म था और अच्छी धूप खिल रही थी। पक्षी जंगल के कोने में चहचहा रहे थे और खुले खेत में जो आरा मशीन से पीछे थी वहाँ प्रूशिया के सैनिक ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल करना मीन्स मार्च पास्ट करना डियर स्टूडेंट्स। और ये टेम्प्ट होता उकसाना कि ये चीज़ें मुझे उससे ज़्यादा उकसा रही थी जितना कि विद्या में पार्टिसिपल रूल, यानी कि इन सब चीज़ों के अट्रैक्शन से ये मुझे अट्रैक्ट कर रही थी कि मैं आज विद्यालय न जाऊं, परंतु मेरे अंदर इतनी शक्ति थी कि मैं जल्दी से ही अपने विद्यालय की ओर चल पड़ा। मैंने इस चीज़ों का विरोध किया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all of our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? जब मैं टाउन हॉल होता है स्टूडेंट्स, एक गवर्नमेंट बिल्डिंग जो मुख्य गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है किसी कस्बे की, जिसे गांव में पंचायत घर होता है, तो कहते जब मैं भीड़ के बीच जा रहा था तो मैंने देखा कि टाउन हॉल के सामने न्यूज़ बुलेटिन के पास कुछ लोग इकट्ठे थे। पिछले 2 सालों से हमारे देश के बारे में बुरे जो भी समाचार था कि हम युद्ध हार चुके थे, हमारे बारे में जो नया कानून बना था उसका, और जो नए कमांडिंग ऑफिसर्स के आदेश आ रहे थे। अब मैं सोच रहा था कि मैं अपने आप से सोच ही रहा था बिना रुके ही कि अब क्या मैटर हो सकता है, अब कौन से नया समाचार होगा जिसे न्यूज़ बुलेटिन पे डाला जा रहा है। Then I hurried by the fast as I could go. The blacksmith watcher was there with his apprentice reading the bulletin, called up to me. Don't go so fast, Bob. You will get to school in plenty of time. I thought he was making fun of me and reached Hamill's little garden a little late. तब मैं जल्दी से ही जितना तेज चल सकता था मैं चलता गया। एक लोहार अपने, जिसका नाम वॉचर था, अप्रेंटिस होता है, उसके जो अनुयायी रहते हैं या जिसे शिष्य कहते हैं, अपने शिष्य के साथ था। उसने मुझसे कहा कि बहुत जल्दी जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पास काफ़ी समय विद्यालय जाने के लिए। परंतु मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है क्योंकि मैं विद्यालय के लिए लेट हो रहा था। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of door desks, lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was also still. Dear students, अगर आपने छोटे स्कूल्स की बात की हो, अक्सर आपने देखा होगा कि स्कूल में बहुत शोर शराबा रहता है, डेस्क के खुलने का बंद होने का, इतना शोर कि वो गलियों तक आता है। और साथ ही यूनिजन में लेसन, यूनिजन में सामूहिक, आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, स्पेशली द स्टूडेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल्स, कि हम लोग जैसे पहाड़े पढ़ते थे यूनिजन में, 2 दूनी 4, 2 3 6, लाइक दैट कुड बी इन दिस वेरी लाउड वॉइस। तो यूनिजन में इकट्ठे पढ़ना उसे कहते हैं यूनिजन में। तो कहते हैं हम अपने कानों के ऊपर हाथ रख कर के जोर जोर से पढ़ते थे, उसका भी शोर आता था अक्सर क्लास से, और ज़्यादा शोर उसके साथ ही शोर आता था कि टेबल पर जब हमें समझाने के लिए टीचर अपने डंडे को मारा करते थे। पर आज विद्यालय में ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वॉज डिफरेंट टुडे। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday. Though through the window I saw my classmates already in their places, and Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. I have flushed and how frightened I was. You simply can imagine. I had counted on the commotion कि उस चोर के ऊपर मैं गिनता गया, उस नॉइज़ को मैं देखता गया, टू गेट टू माई डेस्क, कि मैं इस शोर के बीच में अपने डेस्क की हो जाऊँ। मैंने खिड़की से अंदर झाँका, उस दिन सारी चीज़ें ऐसी लग रही थी जैसे मानो संडे हो, रविवार हो, कोई शोर विद्यालय में था ही नहीं। मैंने खिड़की से झाँका, मेरे क्लासमेट सब अपनी जगह पे सब बैठ चुके थे, और जो एम हैमल हमारे टीचर थे, मोशन हैमल, वो इधर उधर अपना उस भयानक
लोहे की छड़ी को लेकर के इधर उधर चल रहे थे, जिसे उन्होंने अपनी बाजू के नीचे रखा हुआ था, और मुझे दरवाज़ा खोलकर सबके सामने अंदर जाना था। आप कल्पना कर सकते हो कि मुझे कितनी शर्म आई होगी अंदर जाते हुए। बट नथिंग हैपेंड। Monsieur Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little French. We were beginning without you." I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. पर हुआ कुछ नहीं, मुझे डर था पर कुछ नहीं हुआ। हमारे टीचर जो मॉन्सियर हैमल थे, उन्होंने मुझे देखा और बहुत प्यार से कहा कि लिटिल फ्रेंच, तुम अपनी क्लास में जाओ, अपने बेंच तक जाओ, और साथ ही कहा कि हम लोग आपके बिना ही इस अध्याय को शुरू कर चुके हैं। मैंने अपने बेंच के ऊपर छलांग लगाई और अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। जब तक मेरे मन का कुछ डर कम नहीं हुआ, तब तक मैंने नहीं देखा था कि हमारे टीचर ने एक बहुत सुंदर हरे रंग का कोट पहना है, झालरदार कमीज़ पहनी है, और उन्होंने काले रंग की सिल्क की टोपी लगा रखी है जिसके ऊपर बहुत नक्काशी की गई है। और ऐसी ड्रेस वो कभी नहीं पहनते थे सिवाय इंस्पेक्शन के दिन या प्राइज के दिन। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me most was too, on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser, with his three-cornered hat, the form of mayor, the postmaster, and several others besides. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer. That was the book containing basic instructions, tumbled at the edges and turned on the pages. Beside the whole school seemed strange. उस दिन सारा विद्यालय बहुत स्ट्रेंज लग रहा था, सीरियस गंभीर लग रहा था। और मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की हुई कि हमारी क्लास के पिछले बेंचेस जो अक्सर खाली रहा करते थे, उनके ऊपर आज गाँव के बड़े लोग बैठे हुए थे, जिनमें बुजुर्ग हौजर थे जिन्होंने एक 3 कोने की टोपी पहनी हुई थी, साथ ही जो फॉर्मर मीन्स पूर्व मेयर थे शहर के, पूर्व पोस्ट मास्टर थे, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और हर एक उदास दिख रहा था। हॉजर ने अपना कानून की पुस्तक को निकाला, उसके पेज जैसे बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके पेजेस को पलटने लगा। While I was wondering about it all, Hamel mounted a chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I would be teaching you." जब मुझे हैरान हो ही रहा था, उसी समय में मॉन्सियर हैमल अपनी कुर्सी की ओर गए और उन्होंने उसी उदास और भद्र आवाज़ में, जिस आवाज़ में उन्होंने मुझसे बात की थी, उन्होंने कहा कि मेरे विद्यार्थियों, ये तुम्हारा आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। हमें बर्लिन से आदेश आ चुके हैं, जर्मन की राजधानी से आदेश आ चुके हैं कि एल्सेस और लॉरेन में अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएंगी, वहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी और कल जर्मन टीचर तुम्हारे स्कूल में आ जाएंगे। ये फ्रेंच भाषा का तुम्हारा आखिरी अध्याय होगा। What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall. My last French lesson. Why, I hardly knew how to write. Should never learn any more. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lesson, for seeking words, eggs, or going sliding on the sand. ये एक आसमानी बिजली की तरह से सूचना मेरे कानों पर पहुंची और मुझे एकदम से एहसास हो गया कि वो उन कमीनों ने यही समाचार डाला हुआ था टाउन हॉल पे जहां लोग इकट्ठे हो रहे थे। ये मेरा आखिरी पाठ होगा फ्रांस का। अभी तो मुझे तो लिखना भी नहीं आता है। मैंने कभी लिखने की या इसे याद करने की कोशिश नहीं की। मुझे आज ही अपनी मातृभाषा फ्रेंच को बंद करना होगा पढ़ना।
मुझे बहुत खेद था कि मैंने क्यों अपने पाठ नहीं पढ़े, क्यों मैं पक्षियों के पीछे उनके अंडों को गिनता गया और सार पे स्लिप यानी क्यों मैं खेलता कूदता गया। इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने सोचता रहा, मेरे मन में गंभीर विचार आ रहा था। My books that had seemed such a nuisance annoying a while ago, so heavy to carry, my grammar, my history of the sands were old friends now that I couldn't keep up. And Hamel, too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his judo and how cranky he was. Dear students, जैसे ही मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा फ्रेंच भाषा का आखिरी पाठ है, तो वो पुरानी किताबें जिनसे मैं बहुत चिढ़ा करता था, वो किताबें जिन्हें मैं अक्सर अपना भार समझ के ढोया करता था, चाहे वो व्याकरण की किताब हो या सूफी संतों के इतिहास की किताब हो, आज मुझे अपनी पुरानी दोस्त लग रही थी, जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता था। और मॉइस्चर हैमल भी, जब मुझे एहसास हुआ कि वो आज आखिरी पाठ पढ़ाकर चले जाएंगे, हमें दोबारा नहीं मिलेंगे, तो मैं सब कुछ भूल गया उनके बारे में, उनके उस सख्त डंडे के बारे में और किस प्रकार के स्ट्रेंज उनकी नेचर थे। ये मैं सारी चीज़ें भूल चुका था, इस बात का एहसास होकर के कि यह हमारा आखिरी पाठ है। पुअर मैन, it was his honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old man of the village was sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful services and of showing their respect for the teacher, who was theirs no more. Poor man, बेचारा शिक्षक, बेचारा व्यक्ति। शायद ये इसी आखिरी पाठ के सम्मान में था कि इन्होंने उस संडे वाले विशेष कपड़े पहने हुए थे, और अब मैं समझ रहा था कि हमारे गांव के बूढ़े लोग इस कक्षा में क्यों आए हुए हैं, हमारे बेक बेंचेस पर बैठे हैं। ये शायद इसीलिए था कि उन्हें भी बहुत खेद था और वो स्कूल निरंतर क्यों नहीं आते गए, और आज स्पेशल वो अपने इस टीचर्स का आभार व्यक्त करना चाहते थे, जिन्होंने 40 साल की बहुत वफादार सेवाएं उनके विद्यार्थियों के लिए, उनके बच्चों के लिए स्कूल में दी थी, और अपने उस भाषा के आखिरी अध्याय की रिस्पेक्ट करने के लिए वो लोग यहाँ आए हुए थे। Dear students, that's what we are going to discuss today, and tomorrow we will have a next chapter. But before we end the chapter, here are certain questions. What was French expected to be prepared with for school that day? Second question, what was unusual about the school that French noticed when he entered the school, and why was French tempted to play truant from the school? 3 questions है। पहला क्वेश्चन है, उस दिन फ्रेंच से क्या अपेक्षा की गई थी टीचर ने कि क्या स्कूल तैयार करके आए हैं। For answer, I would suggest to dear students that he was expected to be prepared with rules of participles, which the teacher had asked them to learn. Second question, what was unusual about the school? स्कूल के बारे में unusual क्या था? तो there were no noise on that day. It seemed as it was Sunday. There were no sound of the hustle bustle and of the tapping of the ruler. कैसा शोर शराबा विद्यालय में नहीं था, ऐसा लग रहा था मानो संडे हो। Why was French tempted to play truant from the school? तो क्या रीजन था कि वो स्कूल से truant यानी स्कूल से बाहर रहना चाहता था? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही वॉज अफ्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग बिकॉज ही डिड नॉट नो रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल्स। पहली बात तो उसे डर था, उसे डांट पड़ेगी कि उसे रूल्स नहीं आते थे, और दूसरी बात रास्ते में ही हैड सीन मैनी टेम्पटिंग सीन्स, दोज वर द वर्ड चर्पिंग ऑफ द एजेस, ड्रिलिंग सोल्जर्स, एंड इट वॉज वार्म वेदर। तो उकसाने वाली 2-3 चीज़ ये भी थी कि मौसम बहुत अच्छा था, पक्षी जंगल में चहचहा रहे थे और पर्शिया के सैनिक ड्रिल कर रहे थे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Next, we will do in the next chapter. That's all.